Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. This is CA अंजलि भक्कड़। हम लोग देख रहे हैं सीए इंटर जीएसटी का चैप्टर वाइज रिवीजन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंसेप्ट नोट्स मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से कंसेप्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर नेक्स्ट चैप्टर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। आप कौन से अकाउंट्स और कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कहाँ करने हैं, कब तक करने हैं, क्यों करने हैं, सब देखेंगे। ठीक है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सेक्शन नंबर आपके 35 में दिया हुआ है सब कुछ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall keep and maintain at his principal place of business as mentioned in certificate of registration a true and correct account of this following। क्या क्या बोला है? सबसे पहला क्या है? एक रजिस्टर्ड पर्सन रहना चाहिए। ठीक है, उसको shall keep एंड मेंटेन, कीप एंड मेंटेन, क्या कीप एंड क्या मेंटेन? अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कहाँ पे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि उसके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ रहेगा, उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स? फर्स्ट, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो भी प्रोड्यूस किए जा रहे गुड्स या जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मैंने लिया या दिया, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ। स्टॉक ऑफ गुड्स, जितने भी मेरे पास गुड्स है उनका स्टॉक मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ टैक्स पेबल एंड पेड, जितना मुझे पे करना है और जितना मैंने पे कर दिया है। आईटीसी जितना मैंने लिया है वो, और कुछ अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या है? हर रजिस्टर्ड पर्सन को उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ये छह अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कंपल्सरीली। इंस्टीट्यूट जहां खेलता है वो पॉइंट। नॉट रिक्वायर्ड फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, क्या? स्टॉक ऑफ गुड्स और आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड, ये दो पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। स्टॉक ऑफ गुड्स और आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट किए हुए हो, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसको आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड जो भी है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। इसके अलावा प्रोवाइडेड दैट वेर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोल रहा है? सपोज मैं हूँ एपी, मेरा बिजनेस जो है वो महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी है और राजस्थान में भी है, तो मेरे जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है उसमें मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस महाराष्ट्र भी लिखाया गया है, गुजरात भी है और राजस्थान भी है। तो मुझे हर प्लेस ऑफ बिजनेस के, उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस के जितना भी डेटा है, उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे मुझे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड उसके मेंटेन करने पड़ेंगे। Unless provided otherwise, if the documents, registers or any books of accounts belonging to a registered person are found at any premises other than those mentioned in certificate of registration, they shall be presumed to be maintained by such person। ये लोग मान लेंगे अगर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कहीं पे भी मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स कुछ भी रखा है, ये लोग मान लेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स, ये जो रिकॉर्ड्स है, ये मेरे हैं। दे विल अज्यूम इट, दे विल प्रिज्यूम इट। ठीक है, ये हो गया आपका सबसेक्शन 1, जहां आपको कौन से 6 अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं वो दिया गया है, जिसमें से 2 स्टॉक ऑफ गुड्स और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो आपकी है कॉम्पोजिशन डीलर वाले को मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट, एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, जो भी प्लेस, चाहे वेयर हाउस हो या कोई भी प्लेस हो जो आप स्टोरेज ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हो, जो भी ओनर रहेगा वो, एक तो ओनर या तो फिर जो ऑपरेटर है वेयर हाउस का वो, एंड एवरी ट्रांसपोर्टर irrespective whether he is registered person or not,
वो रजिस्टर्ड है या नहीं है डजंट मैटर। हर ओनर को, हर ऑपरेटर को वेयर हाउस के जहां भी वो स्टोर कर रहा है गुड्स को, और हर ट्रांसपोर्टर को, भले ही वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, उनको उनको क्या डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी? अकाउंट्स ऑन रिकॉर्ड्स मेंटेन ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स। कंसाइनर एंड कंसाइनी की डिटेल्स और जो भी बाकी रिलेवेंट डिटेल्स है ये इनको मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब जब आप भी रिवाइज करते हो ना, इसे बाजू में जो कीवर्ड्स है वो लिखना। एग्जाम के पहले दिन जब कीवर्ड्स पढ़ोगे तो अंदर का सब कुछ याद आ जाना चाहिए। ठीक है, द कमिश्नर में नोटिफाई क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर सच पर्पस एज में बी स्पेसिफाइड देयरिन। कमिश्नर क्या, कमिश्नर जो है, कमिश्नर बोल सकता है कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन को जिनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन से वो एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफाइड पर्संस है वो हम नीचे देखेंगे। पहले सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 भी कवर कर लेते हैं। वेयर द कमिश्नर कंसिडर्स एनी क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन is not in position to keep maintain books accordance with provisions of this section, he may for reason be recorded in writing permit such class of taxable persons to maintain accounts in such a manner as may be prescribed। अगर कमिश्नर को लगता है कि मैं, सपोज मैं ए बी एक टैक्सेबल पर्सन हूँ, अगर कमिश्नर को लगता है कि ए बी जो है पर्टिकुलर रीजन की वजह से जैसे स्पेसिफाई किया गया है उस तरीके से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो कमिश्नर क्या करेगा? मुझसे राइटिंग में रीजन ले लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा रीजन, और बोलेगा कि ठीक है, इस हिसाब से वो खुद के हिसाब से मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब के हिसाब से एक मैनर बता देगा कि जिस हिसाब से मुझे फिर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? where the registered person fails to account for goods or service or both in accordance with the provisions of subsection 1, PO shall determine the amount of tax payable thereon for not accounted for as if goods or service of both had been supplied by such person, and the provisions of section 73, 74, 74A as the case may be shall apply for determination of such tax। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने सबसेक्शन 1 के हिसाब से अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए हैं, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो इससे किससे, एक रजिस्टर्ड पर्सन से जिसने नहीं मेंटेन किए, प्रॉपर ऑफिसर उससे टैक्स लाइबिलिटी कलेक्ट कर सकता है। उसके हिसाब से वो सेक्शन 73, 74, 74A जो शोकॉज नोटिस वाले सेक्शंस होते हैं, इसके इनमें वो शोकॉज नोटिस जो है रजिस्टर्ड पर्सन को दे देगा और उससे टैक्स लाइबिलिटी कलेक्ट करेगा। ठीक है, देखते हैं सबसेक्शन 3 में जो दिया है कि क्या एडिशनल डिटेल्स मेंटेन करनी है कुछ स्पेसिफाइड पर्संस को। कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कोई भी एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने कोई गुड्स या सर्विस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की है, तो उसको उसके डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेंगे। सेकंड, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज along with relevant documents including invoices, bill of supply, delivery channel, credit note, debit note, receipt voucher, payment voucher etc, ये सारे जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स है, ये अगर कोई सप्लायर है जो रजिस्टर्ड पर्सन है और वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे सप्लाई कर रहा है, तो उसको जो है सारी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टमेंट्स मेड देयरटू। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको कोई एडवांस मिला है, कोई एडवांस उसने दिया है या कोई और एडजस्टमेंट्स की है, तो उसके सेपरेट अकाउंट वो रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम whom he has received goods or service chargeable to tax under this act। सप्लायर का नाम और सप्लायर का कंप्लीट एड्रेस उस रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना पड़ेगा। नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ पर्सन from whom he has supplied goods or service where required under provisions of this chapter। जहां भी और लगेगी प्रोविजंस, वहां पे भी उसको नेम और कंप्लीट एड्रेस ऑफ सप्लायर मेंशन करना पड़ेगा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को। इसके अलावा पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्लीट एड्रेस,
particulars of complete address of premises where goods are stored by him, including goods stored during transit along with particulars of stock stored thereon. जहां पे भी goods stock मेंटेन किया गया है उसका कंप्लीट एड्रेस जो है रजिस्टर्ड पर्सन को देना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड, एजेंट, रजिस्टर्ड पर्सन डन। एजेंट को क्या क्या एडिशनल डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी? पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथोराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। एजेंट को जो भी अथॉरिटी दी गई है हर प्रिंसिपल से उसके पर्टिकुलर्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। क्या अथॉरिटी? गुड्स या सर्विस रिसीव करने की, या फिर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर उसने कुछ गुड्स या सर्विस उसने ली होगी, रिसीव की होगी, तो उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वैल्यू, उसका क्वांटिटी उसको मेंटेन करना पड़ेगा एजेंट को। इसके अलावा जैसे रिसीव किया है वैसे अगर उसने कुछ सप्लाई किया है प्रिंसिपल के बिहाफ पे तो उसको डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी एजेंट को मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है। जो भी वो अकाउंट्स प्रिंसिपल को फर्निश करेगा वो सारे अकाउंट्स की डिटेल्स भी एजेंट को मेंटेन करनी पड़ेगी। और टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। एजेंट ने अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई टैक्स पेमेंट किया रहेगा तो उसको वो भी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर। कौन से अगर मैन्युफैक्चरर है तो आपको कौन सी एडिशनल डिटेल्स मेंटेन करनी है? मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल सर्विसेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। आप जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सर्विस आपके मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर रहे हो आपको उसका मंथली प्रोडक्शन डिटेल्स मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड, क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स सो मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूडिंग वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स। वेस्ट अगर कोई आपका हो रहा है, कोई बाय प्रोडक्ट्स है और कौन से गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए, सबकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स मैन्युफैक्चरर को मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको अकाउंट्स showing quantitative details of goods used in provision of service, details of input service utilized and service supplied। so सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको उसने कौन सी सर्विस सप्लाई की है, कौन सी इनपुट सर्विसेज ली है, उनके डिटेल्स देने पड़ेंगे और उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो सर्विस सप्लाई करने के लिए कोई गुड्स वो ले रहा है तो उसको क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ दोज गुड्स भी उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। किसको? सर्विस प्रोवाइडर को। अगर कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको कौन सी एडिशनल डिटेल्स है जो मेंटेन करनी पड़ेगी? नेम और एड्रेस ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। किसके बिहाफ पे? वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो जॉब वर्कर जो होते हैं। अब ये जो जॉब वर्कर है इसको किसने काम दिया है उसका नाम और एड्रेस मेंटेन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी मेंटेन करनी पड़ेगी गुड्स की या सर्विस की जो उसने रिसीव किया रहेगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगेन डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी जो उसने यूटिलाइज की होगी फॉर एग्जीक्यूशन। एक उसने लिया और लेने के बाद उसने यूटिलाइज कितना किया उसमें से वो भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी पेमेंट उसको रिसीव हुई है जॉब वर्कर को या वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को, जो पेमेंट उसको रिसीव हुई है उसकी डिटेल्स उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। और नेम और एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विस ही हैज टू मेंशन एवरीथिंग, ही हैज टू मेंटेन एवरीथिंग। नेक्स्ट, कस्टोडियन और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जो क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं, जो फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं या जो कस्टोडियंस होते हैं उनको क्या एडिशनल डिटेल्स, उनको कौन सी एडिशनल डिटेल्स जो है मेंटेन करनी पड़ेंगी? ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन जो भी है उसके बिहाफ पे वो कौन सी गुड्स हैंडल कर रहा है उनका करेक्ट रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोड्यूस द डिटेल्स thereof as and when required by प्रॉपर ऑफिसर। अगर कोई प्रॉपर ऑफिसर है उसने फॉरवर्डिंग एजेंट को या क्लियरिंग एजेंट को या कस्टोडियन को कोई डिटेल्स मांगी है तो उस एजेंट ने वो प्रॉपर ऑफिसर को वो डिटेल्स देनी चाहिए। ठीक है।
अगर कोई ओनर है या ऑपरेटर है वेयर हाउस का या फिर गोडाउन या कोई ट्रांसपोर्टर है, देखते हैं, अगर कोई ट्रांसपोर्टर है तो उसको उसको मेंटेन करना पड़ेगा रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड एंड गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट बाय हिम along with GSTN of registered consignor and consignee for each purchase. Important, ट्रांसपोर्टर का हर कंसाइनर और हर कंसाइनी का जो रजिस्टर्ड है उनका जीएसटीएन मेंटेन करना पड़ेगा, जीएसटी नंबर उनका मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी गुड्स उसने ट्रांसपोर्ट किए हैं या जो भी गुड्स उसने डिलीवर किए हैं या अगर कोई गुड्स उसके ट्रांजिट में है तो उसको उसके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कोई वेयर हाउस या कोई गोडाउन का ओनर है या कोई ऑपरेटर है जो उनको ऑपरेट कर रहा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे विथ रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड रिमेन इन द वेयर हाउस इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच मूवमेंट रिसीट डिस्पोजल ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स आ रहे हैं, जो भी गुड्स जा रहे हैं, जो भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा, सब कुछ मेंटेन किया जाएगा। किससे? ओनर या कोई ऑपरेटर है कोई वेयर हाउस का या कोई गोडाउन का, उसके थ्रू। ठीक है। अब एनरोलमेंट इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी, ये लिस्ट खत्म हो गई है, जो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट थी वो खत्म हो गई है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, एनरोलमेंट इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अगर कोई पर्सन है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया गया है उसने तो उसने एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले लेना चाहिए बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रॉनिक ऑन जीएसटी portal. The person enrolled as aforesaid in any state or union territory shall be deemed to be enrolled in state or union territory. एक स्टेट यूनियन टेरिटरी में अगर उसने एनरोलमेंट नंबर लिया है तो दूसरे स्टेट यूनियन टेरिटरी में भी वही एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। ठीक है। अगर किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। हम कब से देख रहे हैं कि इसको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। हमने एक लिस्ट देख ली एडिशनल पर्संस की जिनको एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, लेकिन ये लोग ये रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करेंगे? हाउ द रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड, कैसे करेंगे? अगर मैन्युअली आप कोई अकाउंट्स या कोई रिकॉर्ड्स आप मैन्युअली रख रहे हो तो उसका सीरियली नंबर्ड रहना चाहिए। अगर आप कोई मैन्युअली रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो तो योर रिकॉर्ड शुड बी सीरियली नंबर्ड, ऐसा जीएसटी लॉ बोलता है। ठीक है। सेकंड, अगर आप मैन्युअली नहीं रख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके रिकॉर्ड्स अगर रखे जा रहे हैं तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका कोई टैब हो, चाहे आपकी कोई मैकबुक हो, चाहे आपका मोबाइल हो, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप रख सकते हो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? द रजिस्टर्ड पर्सन मे कीप एंड मेंटेन सच अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्टोर्ड ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सो मेंटेन शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या बोल रहा है? आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखो, डजंट मैटर, लेकिन वो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डिजिटली साइंड रहनी चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप रहना चाहिए रिकॉर्ड्स का। जो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर रहे हो आपके अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स कोई भी डिवाइस में कर रहे होगे, लेकिन उसका बैकअप आपके पास रहना चाहिए। ठीक है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, शैल प्रोड्यूस ऑन डिमांड द रिलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय हिम इन हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट। अगर कोई ऑफिसर है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स कोई रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किए गए हैं आपसे, ठीक है, और कोई ऑफिसर है कोई आपसे मांग रहा है डेटा, तो आपने वो डेटा उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। आप हार्ड कॉपी में भी कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में किया देन द डेटा मस्ट बी रीडेबल। ठीक है। Last point, where the accounts and records are stored electronically by registered person, he shall on demand provide details of such files, passwords of files, explanation of such codes,
क्या बोल रहे हैं, अगर आपको ऑफिसर ने आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा रखा है, ठीक है, अब आपको ऑफिसर है कोई पासवर्ड मांग रहा है या जो आपने कोड्स रखे हैं वो कोड्स का एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, वो कि ये कोड क्यों रखा गया है, इसका कोड का मीनिंग क्या है, अगर वो आपसे कोई पासवर्ड मांग रहा है, कोई फाइल मांग रहा है, तो आपने उनको वो प्रोड्यूस करना चाहिए, देना चाहिए, ठीक है। नो एंट्री टू बी इरेज्ड और ओवर रिटन, इम्पॉर्टेंट। सपोज मैं कुछ काउंट्स कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रही थी और कोई एंट्री मैंने गलत रिकॉर्ड कर दी, कोई एंट्री मैंने रॉन्गफुली रिकॉर्ड कर दी, तो क्या मैं उस एंट्री को इरेज कर दूंगी या ओवरराइट करूंगी? नहीं, नहीं। वेयर रजिस्टर्ड पर्सन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली, लॉग ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड और डिलीटेड शॉट बी मेंटेन। कुछ भी मैं एडिट करूंगी, कुछ भी डिलीट करूंगी, तो मुझे उसको मेंटेन, उसका भी अलग से एक रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करना पड़ेगा कि एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 7, एंट्री नंबर 14 मैंने है डिलीट की है या मैंने एडिट की है, क्यों की है। मेरे को सब कुछ हर कोई अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे अगेन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, मेंटेन करने चाहिए, कैसे मेंटेन करने चाहिए, किसको मेंटेन करना है लाइफ टाइम? नहीं, 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जब भी आपने फाइल किया वहां से लेके 72 मंथ्स तक आपको सारे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। आफ्टर 72 मंथ्स अगर आपके पास कोई ऑफिसर आ रहा है और बोल रहा है ये अकाउंट्स रिकॉर्ड्स दो, और अगर आपके पास नहीं है तो आप बोल सकते हो कि इस डेट को मैंने एनुअल रिटर्न फाइल किया था, 72 मंथ्स हो गए हैं, अब आपके पास, आपको जो है मैंडेटरी नहीं है अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, वो वाले अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर कोई अपील या कोई रिवीजन है, कोई अपील है या कोई रिवीजन है, तो आप कितने देर तक रिटेंशन लोगे? 1 ईयर आफ्टर फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील और रिवीजन। जब भी आपका अपील या जो भी रिवीजन है उसका फाइनल डिस्पोजल जब भी हो जाएगा, वहां से 1 साल तक, वहां से 1 साल तक, या फिर 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, विच एवर इज लेटर। इनमें से बाद में जो भी डेट रहेगी, जब भी आपका अपील या जब भी आपका रिवीजन है वो फाइनल हो जाएगा, वहां से 1 साल तक आपको अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स जो भी है मेंटेन करने हैं, या फिर एनुअल रिटर्न से 72 मंथ्स तक, ठीक है। विच एवर इज लेटर यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। अगर आप अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स आपके जो भी है फेल हो गए, आप मेंटेन नहीं कर पाए, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो जो भी टैक्स पेएबल रहेगा वो उसके हिसाब से, प्रॉपर ऑफिसर खुद के हिसाब से डिटरमाइन करेगा कि इतनी इतनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है और आपको वो पे करना पड़ेगा। और आपके ऊपर सेक्शन नंबर 73, 74 और 74A जो शोकॉज नोटिस के सेक्शन है, वो प्रोविजंस भी आप पर अप्लाई हो जाएंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सच टैक्स, ठीक है। दिस फिनिशेस योर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, सब कुछ डिटेल में देख लिया, किसे मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, नहीं किया तो क्या होगा, सब कुछ देख लिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल क्लैरिफाई दोज डाउट्स। और प्लीज कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।